नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 8 जनवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर एक तरफ द्वीप के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ वे द्वीप किन राज्यों से जुड़े हुए हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त युगों में कौन सा सुमेलित है। यहाँ पर पहला पॉइंट है सागर द्वीप, जिसके सामने लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल। आप सभी को ध्यान में रखना है, सागर द्वीप जिसे हम गंगा सागर के नाम से जानते हैं, वह पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित है। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सुमेलित है। आइए देख लेते हैं दूसरे पॉइंट को। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है पंबम द्वीप, जिसके सामने लिखा हुआ है केरल। आप सभी को ध्यान में रखना है कि पंबम आइलैंड तमिलनाडु में स्थित है। आप यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह पूरी तरीके से सुमेलित नहीं है। आइए देख लेते हैं तीसरे पॉइंट को। और तीसरे पॉइंट में नलबान द्वीप की चर्चा की गई है, जिसके सामने लिखा हुआ है उड़ीसा। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यह है चिल्का लेक और यहाँ पर नलबान आइलैंड है। और यहीं पर नलबान बर्ड सेंचुरी भी है, जो कि काफी फेमस बर्ड सेंचुरी है। और आप सभी को पता है कि चिल्का लेक उड़ीसा राज्य में स्थित है। यानी कि यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वो भी पूरी तरीके से सुमेलित है। आइए देख लेते हैं चौथे पॉइंट को। और चौथा पॉइंट है मुनरो द्वीप, जिसके सामने लिखा हुआ है तमिलनाडु। आप सभी को ध्यान में रखना है कि मुनरो द्वीप केरल में स्थित है। यानी कि यहाँ पर जो चौथा कथन है वो भी सुमेलित नहीं है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सिर्फ पहला और तीसरा कथन ही सुमेलित है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है कोलकाता हाईकोर्ट गिव नोट टू गंगा सागर मेला। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि गंगा सागर द्वीप पर गंगा सागर मेला लगता है। और यहाँ पर कोविड को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा कुछ नियमों का पालन करते हुए गंगा सागर मेले को हरी झंडी दे दी है, जिसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामनाथ स्वामी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। आपको यह ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन गलत है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, यह भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। तो यहाँ पर चर्चा की जा रही है रामनाथ स्वामी मंदिर की। और आपको ध्यान में रखना है कि रामेश्वर मंदिर, जिसे हम रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से जानते हैं, वह तमिलनाडु में स्थित है। और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इसे द्रविड़ शैली में बनाया गया है और विजयनगर काल के दौरान बना था। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यह विजयनगर काल के दौरान बनाया गया था। अगर हम इस मंदिर की बात करें तो यह मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना है कि मंदिर का विस्तार 12वीं शताब्दी के दौरान पांडेय वंश के द्वारा किया गया था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, इसका गोपुरम भारत में सबसे बड़ा गोपुरम है। अगर हम इस मंदिर के खासियत के बारे में बात करें तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जितने भी हिंदू मंदिर हैं भारत में, इस मंदिर का गलियारा उन सभी मंदिरों से लंबा है। आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं, जिसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन गलत हो जाता है। इसका गोपुरम नहीं बल्कि इसका गलियारा भारत का सबसे बड़ा गलियारा है। यानी कि यहाँ पर तीनों के तीनों कथन गलत हैं। और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर तीनों कथन गलत हैं। इससे जुड़ा हुआ एक पिक आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर इसके कॉरिडोर यानी कि गलियारे को दर्शाता हुआ एक फोटो दिया हुआ है। और इसी को आधार बना करके आपके सामने ये क्वेश्चन रखा गया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, यह अधिवक्ता अधिनियम की धारा 4 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है भारत के विधि आयोग की। और आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि जो विधि आयोग भारत में बनाया जाता है वह ना तो एक संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के आदेश के द्वारा स्थापित एक कार्यकारी निकाय है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए
तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है, जिसमें लिखा गया है कि यह एक वैधानिक निकाय है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, प्रथम विधि आयोग स्वतंत्रता से पहले का यहाँ पर जिक्र किया गया है का गठन 1834 में चार्टर अधिनियम 1833 के परिणाम स्वरूप टीबी मैकॉले की अध्यक्षता में किया गया था। तो यहाँ पर जिस विधि आयोग के बारे में पूछा जा रहा है वह स्वतंत्रता से पहले का विधि आयोग है। और आपको ध्यान में रखना है कि आज़ादी के बाद जो पहला विधि आयोग बनाया गया था वह 1955 में बनाया गया था। और उस समय भारत के महान्यायवादी यानी कि जो अटॉर्नी जनरल थे श्री MC सीतलवाड़, उनकी अध्यक्षता में पहला विधि आयोग की स्थापना की गई थी। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता के पहले जो विधि आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि स्वतंत्रता के पहले भारत में जो पहला विधि आयोग बनाया गया था उसका गठन 1834 में चार्टर अधिनियम 1833 के परिणाम स्वरूप टीबी मैकॉले की अध्यक्षता में किया गया था। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो दूसरा कथन है वह सही हो जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सिर्फ दूसरा कथन ही सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर यह चर्चा की गई है कि केंद्र सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि वह विधि आयोग के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर जो उसकी राय है उसका इंतजार कर रहा है। और यहाँ पर ये सारी बातें सेंटर के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में कही गई हैं। आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बातें कही गई हैं और अनुच्छेद 44 DPSP का हिस्सा है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय पेगोलियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, IUCN की लाल सूची के अनुसार भारतीय पेगोलियन को गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है भारतीय पेगोलियन की। और अगर हम इसका स्टेटस IUCN के लाल सूची में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसे इंडेंजर्ड के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इसके सल का रंग इसके परिवेश में पृथ्वी के रंग के आधार पर भिन्न होता है। तो यहाँ पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, यह निशाचर होता है और दिन के समय गहरे गड्ढों में रहता है। आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय पेगोलियन रात के समय में अपना शिकार करते हैं और वैसे प्राणी जो रात में अपना शिकार करते हैं उन्हें हम निशाचर के नाम से जानते हैं, जिसकी चर्चा यहाँ पर कथन 3 में की गई है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय पेगोलियन निशाचर होते हैं, वह दिन के समय आराम करते हैं और रात के समय अपना खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। यानी कि यहाँ पर तीसरा कथन सही है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सही है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर पेगोलियन की चर्चा की गई है और जिसको आधार बना करके यह क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब एक विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। और यह प्रश्न 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्री पतन था? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है काकतीय राज्य में महत्वपूर्ण बंदरगाह की। और आपको ध्यान में रखना है कि मोटूपल्ली काकतीयों का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह था, जिसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो भी इस बंदरगाह से गुजरे थे और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में काकतीय साम्राज्य के समृद्धि का वर्णन किया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोटूपल्ली। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं फिशिंग के ऊपर। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है। अगर हम फिशिंग की बात करें तो फिशिंग एक साइबर अपराध है, जिसके पीछे का समान उद्देश्य किसी व्यक्ति के वित्तीय जानकारी को चुराना, उसकी पहचान को चुराना, उसके मोबाइल में, उसके कंप्यूटर में वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर को इंस्टॉल करना, जिसके कारण
उसके पास आपकी अति महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंच जाए और वह इसका इस्तेमाल आपके खिलाफ करे। फिशिंग के पीछे का उद्देश्य गलत सूचना और दुष्प्रचार को फैलाना भी हो सकता है। यहाँ पर फिशिंग का उद्देश्य नाबालिगों का यौन शोषण, मनोवैज्ञानिक युद्ध, ये सभी हो सकते हैं। तो याद रखिएगा कि फिशिंग का अर्थ होता है आपकी जानकारियों को बिना आपकी मर्जी के गलत तरीके से जान लेना, जिसका उपयोग आपको डराने धमकाने में, आपका शोषण करने में, आपके पैसों को बैंक से चुराने में किया जा सकता है। अति संवेदनशील जानकारियां जो आपके कंप्यूटर में होती हैं, उन्हें इसके द्वारा हैक किया जाता है और आपके कंप्यूटर के माध्यम से गलत सूचना और दुष्प्रचार को फैलाना भी इसका उद्देश्य हो सकता है। हमारे देश में फिशिंग से सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं और इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का जिक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी धारा 65 के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति आपके कंप्यूटर के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसे अपराध माना गया है। उसी तरीके से आईटी अधिनियम 2000 की धारा 66 के तहत अगर आपके कंप्यूटर को कोई हैक करता है, उसका गलत इस्तेमाल करता है, उसके माध्यम से गलत मैसेज भेजता है, तो इसे भी अपराध माना गया है। इसके अलावा इस अधिनियम की धारा 66A, 66B, 66C और EF में आपत्तिजनक संदेश भेजना, बेईमानी से चुराया गया संसाधन प्राप्त करना, पहचान की चोरी, व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन और साइबर आतंकवाद जैसे मुद्दे को उठाया गया है और उसे अपराध माना गया है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण समाचारों से जुड़े हुए हैं, आप इन सभी को रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।